हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज से हम अपनी नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपका जुलाई में या फिर अगस्त में हो जाएगा, सी टेट। ये वीडियो आज से आपकी क्लासेस इसलिए शुरू भी हो रही हैं क्योंकि आप अभी ये सोचेंगे कि अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया, फिर उसमें भी बहुत टाइम है, एग्ज़ाम में भी बहुत टाइम लगेगा। ये आपके लिए इसलिए बेनिफिट दे सकती है क्योंकि आपको पता है कि सीटेट का जो लेवल हो रहा है वो अब क्या हो गया है। अब सीटेट का एग्ज़ाम निकालना कोई ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन पढ़े या आप 15 दिन पढ़े हैं और आपका सीटेट निकल गया, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको सीटेट में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं और आप चाहते हैं कि एक ही बार में आपका एग्ज़ाम निकल जाए, तो आपको जो तैयारी है वो अभी से ही शुरू करनी पड़ेगी। धीरे धीरे आपने तैयारी करी, जैसे कि एसएसटी के अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो वो इतना वाइड है, इतना ज़्यादा है उसका। सिविक्स वाला पोर्शन, ज्योग्राफी वाला पोर्शन और हिस्ट्री, सबसे ज़्यादा आपको उसमें एसएसटी को प्रिपेयर करने में टाइम लगेगा। तो बेहतर है कि स्टार्टिंग के 2 मंथ्स, जैसे कि आप मार्च से अब ये स्टार्ट करना शुरू कर रहे हैं, मार्च एंड अप्रैल, ये 2 महीने आप अपने इस सिलेबस को कंप्लीट करें। जितना अगर आपसे ज्योग्राफी और हिस्ट्री हो पाता है तो आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री कर दें। कोई भी 2 आप पोर्शन अपने कंप्लीट करें, फिर उनको नेक्स्ट मंथ रिवाइज करें और मई में अपना जो आपका नेक्स्ट बचता है उसको पूरा कंप्लीट कर दें। और बाकी के जो 2 मंथ बचते हैं, चाहे आपका एग्ज़ाम जुलाई में हो जाए चाहे अगस्त में हो जाए, उस टाइम पे आपको जून से आपको अपनी सिर्फ रिवीजन ही रिवीजन स्टार्ट करनी है, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो एक ही बार में अपना एग्ज़ाम दें और क्लियर हो जाएं। ये ना हो कि भाई आप अभी हम ट्राई कर लें क्या लेवल आ रहा है, उसके बाद अगर आपको ट्राई करना है तो आप लास्ट ईयर का पेपर देख लीजिए, वो आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आपको अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है और आप अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस हैं और जिन्होंने इस बार का पेपर दिया है उनको ये समझ में भी आ गया होगा कि अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते सीटेट से, चाहे आप एनसीईआरटी क्यों ना पढ़ लें। जब तक आपको एनसीईआरटी के चैप्टर समझ में नहीं आएंगे, आपको डेप्थ में नहीं पता होगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन है तो ये इस चीज़ से रिलेटेड है, यहाँ इसका आंसर हो सकता है, तब तक आप ऐसे बुक की रीडिंग करने में कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो आप रीड करते रहिए कितना भी आप, लेकिन सही तरीके से तैयारी करना वो एक बहुत ज़रूरी बात है। एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, 1 मार्च से आपकी ये क्लास स्टार्ट हो रही है। वीक में 3 डेज़ आपकी क्लास होंगी, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ठीक है, और संडे को मैं एक छोटा सा सेशन रखूँगी, एक छोटी सी वीडियो होगी, जो तीनों दिन आपने पढ़ा है उसका एक क्विक रिवीजन हम संडे को किया करेंगे, और बाकी आप अपना रिवीजन भी संडे को किया करिए। ठीक है, तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 3 दिन आपकी क्लास होगी। पहले हम अपना पॉलिटी से स्टार्ट कर रहे हैं। 6 क्लास की पॉलिटी मैं आज आपको करा रही हूँ। क्लास 6 की ये पॉलिटी से हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद देन क्लास 7 एंड देन क्लास 8। पहले हमारा पॉलिटी वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट आवर हिस्ट्री पार्ट। पहले हम हिस्ट्री करेंगे, उसके बाद मैं आपको ज्योग्राफी कराऊंगी। ठीक है, तो पहले हम पॉलिटी, फिर हिस्ट्री और फिर ज्योग्राफी, इस सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ पढ़ते चलिए, साथ ही साथ अपने नोट्स ज़रूर बनाइए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ वीडियो को देखना ही फ़ायदेमंद नहीं होगा, आप साथ ही साथ कॉपी पेन लेके बैठिए, जो पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट लगता है वो आप करिए। और एक और चीज़ बात है, आप लास्ट ईयर के पेपर्स भी मैं सारे आपको डिटेल में डिस्कस कराऊंगी। एक एक क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, किस लेवल से आया है, वो भी सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो भी लोग सीटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएसटी वाले पार्ट की, वो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, वीडियो को शेयर भी करिए और तो उनको भी काफ़ी बेनिफिट होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है विविधता की समझ। अगर हम बात करें विविधता क्या होती है, विविधता मतलब कोई भी इंसान एक जैसे दूसरे जैसा नहीं है। भाई क्लास में भी इतने सारे बच्चे हैं, हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की एक क्वालिटी होती है हर किसी के अंदर। कोई मैथ्स में अच्छा होता है, कोई हिंदी में बहुत अच्छा होता है, तो इसी तरीके से देखने में भी अलग अलग होते हैं, रहन सहन सबका अलग होता है। अब जैसे कि यहाँ पर 3 इमेज दी हुई हैं, ठीक है, ये तीनों ही एक दूसरे से अलग हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ कि आपको यहाँ पर इमेज बनाइए, तो आप जो इमेज बनाएंगे वो भी इन तीनों से अलग होगी। सेम टू सेम तो आप भी नहीं बना सकते हैं। तो यही बात है कि ये जो चित्र बनाए गए हैं, इन चित्रों में से कोई भी एक जैसा नहीं है। ठीक है, तो हर किसी का जो रंग रूप होता है, खान पान होता है, इन सब में विविधता होती है।
अब आपको क्लास में ये पता चलाना करना है कि कौन कौन से लोग हैं जो आपके लिए, ये तो एक स्टूडेंट वर्क है, लेकिन हम जैसे एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में ही इसमें पढ़ाऊँगी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे कि क्लास में भी आप देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो जो एक दूसरे से अलग होते हैं। इस चैप्टर्स में आगे आप ये भी जानेंगे कि भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान की जो स्थिति है वो कितनी अलग है। जैसे कि अगर हम लद्दाख की बात करते हैं तो वहाँ की चीज़ें कितनी अलग हैं, और दूसरा अगर हम केरल की बात करते हैं तो वो चीज़ें कितना डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पर एक ये स्टोरी इन्होंने दी हुई है दो बच्चों के बारे में। एक बच्चा होता है जो डेली यहाँ पर खड़े होके रेड लाइट पर न्यूज़पेपर्स बेचता है, ठीक है। दूसरा एक साइकिल से वहाँ से डेली जाता होता है, ये इसके पीछे चिल्लाकर बोलता है कि आप अखबार ले लीजिए, अखबार ले लीजिए। तो उसके बाद वो क्या करता है कि वो उससे अखबार एक दिन रुकता है और उसको पैसे देते हुए अखबार लेता है। तो वो उसको बड़ा अचंभा होता है जो अखबार बेच रहा होता है। तो वो कहता है कि आपको हिंदी आती है, आप हिंदी भी बोल लेते हैं, आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं। तो वो कहता है कि हाँ, मैं पढ़ भी सकता हूँ, मैं बोल भी सकता हूँ, मैं लिख भी सकता हूँ, मैंने अपने स्कूल में ये बाकी सब्जेक्ट्स के साथ हिंदी करी है। तो ये तो कभी स्कूल ही नहीं गया, तो इसको पता ही नहीं कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो इससे पूछता है कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। फिर रेड लाइट हो, वो ग्रीन लाइट हो जाती है, फिर ये आगे चला जाता है। फिर दोबारा अगले दिन जब ये आता है तो फिर उसको बताता है कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। वो उसका नाम पूछता है कि मेरा नाम समीर है, वो भी बोलता है कि मेरा नाम भी समीर है। तो ये अब हो गया समीर 1 और ये हो गया आपका समीर 2। तो इस तरीके से ये एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। अब जैसे कि वह हिंदी का अखबार उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता, वो कभी स्कूल नहीं गया। तो वो उसको बताता है कि जो सब्जेक्ट का अर्थ है वो प्रजा से होता है, उसका वो प्रयोग कर रहा होता है। तो वो कहता है कि अच्छा ये कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, क्योंकि जो रेड लाइट थी वो हो गई थी। तो उसे पूछता है कि तुम कभी स्कूल नहीं गए। तो वो कहता है नहीं, मैं कभी स्कूल नहीं गया, मैं यहाँ पर अखबार बेचता हूँ, पहले मैं अपनी माँ के साथ बेचता था, लेकिन अब मैं अकेला ही करता हूँ। और वो पूछता है जितने कि मेरी तुम्हारी माँ कहाँ पर है, तब तक ग्रीन लाइट हो जाती है और वो वहाँ से चला जाता है, और ट्रैफिक के शोरगुल में वो सुन नहीं पाता उसकी पूरी बात को। नेक्स्ट डे वो बताता है कि मेरा नाम समीर है। वो उसका नाम पूछता है तो वो भी कहता है कि हाँ, मेरा नाम भी समीर है, ठीक है। अब उसकी जो आंखें होती एकदम से चमक उठती है। अच्छा, तुम्हारा नाम भी समीर है, मेरा नाम भी समीर, तुम्हें समीर का अर्थ पता है कि समीर क्या होता है? समीर का अर्थ होता है हवा, पवन। अब वो अपने आप ही नाम रख देता है, ठीक है, आप समीर 1 और मैं समीर 2। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक है, हाथ भी मिलाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब क्या होती है कि नेक्स्ट डे जो होती है उसके चेहरे पे बहुत ही अजीब सी मुस्कान होती है, मतलब वो मुस्कुरा नहीं होता। वो कहता है कि मेरठ में बहुत गड़बड़ हो गई है, वहाँ के दंगे हो गए हैं, लोग बहुत मारे गए हैं, न्यूज़पेपर में भी ये सब चीज़ें आती है जो कि सांप्रदायिक दंगे होते हैं। तो लेकिन वो कहता है कि समीर, उस वो कहता है कि मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल देता है, और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं, और उसको मतलब समझ नहीं आता है आगे के किस तरीके से मैं वहाँ जाऊँ या वहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि दंगे हो गए हैं वहाँ पर, ठीक है। अगले दिन वो चौराहे पर नहीं था, वो अपने घर चला गया होगा मेरठ, और आगे वो फिर कभी उसको नहीं दिखा, ठीक है। अब अगर हम दोनों बच्चों के डिफरेंस की बात करें, जैसे कि समीर 1 और समीर 2, ठीक है, तो इस इन दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज थी और क्या क्या डिफरेंसेस थे, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं समीर 1 और जो दोनों की जो धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ थी वो अलग अलग थी। समीर 1 हिंदू था तो समीर 2 मुसलमान था। दोनों की दोस्ती हुई क्योंकि दोस्ती करना चाहते थे। उनका खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की विभिन्नताएं भी विविधता के पहलू हैं। अपनी विविध धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं किस किस चीज़ में वो अलग थे, जैसे कि समीर 1 स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। वो कभी स्कूल नहीं गया था, उसको स्कूल जाने का कभी मौका ही नहीं मिला। आपने अपने इलाके में भी ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनकी भोजन, घर, कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती हैं, वो इतने ज़्यादा गरीब होते हैं। तो यह विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। ये गैर बराबरी का मतलब कुछ लोगों के पास ना अवसर है और ना ही ज़मीन है, ना ही पैसे जैसे संसाधन है जो कि दूसरों के पास है। अगर मैं आपको बताऊं तो जो हम विविधता की बात कर रहे हैं वो विविधता अलग है। अगर हम बराबरी की बात कर रहे हैं
तो वो बराबरी अलग है। विविधता एक अलग चीज़ हो गई। विविधता मतलब हो गया कि आपके खाने पीने में अंतर है, आपके रीति रिवाजों में अंतर है, आपके धर्म में अंतर है, आपकी जातियाँ अलग अलग हैं, वो हो गई विविधता। आपकी बोली अलग अलग है। बराबरी हो गई ऊंच नीच वाली, कि एक के पास तो बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं, सब कुछ है, वो पढ़ाई भी कर सकते हैं और स्कूल भी जा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने गरीब है कि उनके पास 2 वक्त का खाना भी नहीं है। तो वो क्या हो गया, वो बराबरी की बात हो रही कि दोनों के बीच में इतना डिफरेंस है। विविधता अलग चीज़ है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, अमीरी गरीबी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच जो मौजूद असमानता है, यानी कि गैर बराबरी है। अब जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं, लोग किस जाति में पैदा होते हैं और उसे बदल नहीं सकते हैं। ठीक है। आप जिस जाति में पैदा हो गए, आप वो उसको बदल नहीं सकते। अगर आप मुसलमान हैं तो आप मुसलमान ही रहेंगे, अगर आप हिंदू हैं तो आप हिंदू ही रहेंगे। हिंदुओं में भी बहुत सारी जातियां हैं, पंडित हैं, कोई राजपूत है, कोई सुनार है, कोई बनिए है, तो बहुत सारी उसमें भी अलग अलग जातियां हैं। आप अगर बनिए की उसमें घर में पैदा हुए तो आप सुनार नहीं बन सकते। ठीक है। तो अलग अलग जाति होती है। अब अब जैसे कि कोई कुम्हार के घर में पैदा हुआ है तो आपकी जाति कुम्हार होती है, पर तो आप वही बन सकते हैं। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता। मतलब अगर कोई कपड़े बनाने का काम करता है तो वो कपड़े बनाने का काम ही करेगा, फिर वो और कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है। इसलिए इसके अलावा अन्य किसी ज्ञान को हासिल करना ज़रूरी नहीं समझा जाता। इसे गैर बराबरी पैदा हुई, जो कि अब हम जिससे भी आगे अपकमिंग चैप्टर्स आएंगे हम इसी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। एक और चीज़ है कि आप ये सोच रहे होंगे कि पूरी पूरी बुक्स को पढ़ना, इस स्टोरी को पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो इतने डेप्थ में जाकर पूछे जाते हैं कि आप, कभी ऐसा होता है कि इतना इजी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, तब ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, इसको तो मैं समझ रहा था कि आएगा ही नहीं। तो वो वाली चीज़ है। तो आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलना है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि इसमें से क्या क्या पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके जो लास्ट एग्जाम्स हुए हैं उनमें। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। अब जैसे कि ये समीर दोस्त बने थे, वैसे ही आपकी भी फ्रेंड्स होंगी जो कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग होंगी। अलग अलग तरह का खाना होगा उनका, साथ रह जो त्यौहार वो मनाती हैं वो भी अलग है, उनके कपड़े रहन सहन वो भी सब अलग होते हैं, भाषा भी अलग होती है। ठीक है। तो आपको बहुत चीज़ें उनकी अच्छी लगती होंगी। ठीक है। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होगी। और कुछ लोग क्या होते हैं, खुद से स्टोरीज भी बनाते हैं। ठीक है। वो भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अलग अलग हो जाती है। ठीक है। अब अगर कोई भी लोग बुक पढ़ रहे हैं तो वो कहाँ से, जो उस जगह से संबंधित जितने भी चीज़ें होंगी उनको उस बुक में लिखेंगे। सपोज अगर कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती या लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के प्यार सम्मान के बारे में कहानियाँ लिखी, क्योंकि वो उस जगह रह रहे थे। तो कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए, स्कूल दोस्ती की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस की कहानियां लिखी। ठीक है। जो कहानियां आपने जिनकी सुनी या जिन्होंने लिखी, उनको ऐसी जगह पर रहना पड़ा होगा जहाँ पर लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हों, अगर लाल सफ़ेद ऐसे ही तरह का खाना खाते हो, शायद आलू ही खाते हों, 2 ही पशु पक्षी वो पालते हों, हिरन और कौआ, और केवल सांप सीढ़ी खेल में अपना मनोरंजन करते हो, तो क्या ऐसी जगह वे कहानियां लिख पाएंगे। ये सोचने वाली बात है कि अगर वो कहानी लिख रहे हैं या वो एक ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है, तभी तो वो उसको अपनी बुक में लिख पा रहे हैं। अब भारत में विविधता किस तरीके से है, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं, जितने भी हैं अलग अलग हमारे धर्म आ जाते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने का तरीका अलग होता है। सपोज अगर हम बोली की बात करते हैं, यूपी की बोली अलग है। यूपी में भी जैसे जैसे आप हरियाणा की तरफ आते चले जाएंगे तो आपकी बोली चेंज हो जाएगी। आप अधर उधर कानपुर की तरफ जाते चले जाएंगे तो आपकी बोली चेंज हो जाएगी। मतलब आप ज़रा ज़रा सी जगह भी बदलते हैं तो बोली में डिफरेंस आ जाता है, बोलने के तरीके में डिफरेंस आ जाता है, होती वो हिंदी ही है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझाया गया कि आप विविधता को किस तरीके से समझ सकते हैं। ये अब कभी करीब 2 सवा 2 सौ वर्ष पहले, जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे।
वे पानी के जहाज में घोड़ ऊंट बैठकर फिर पैदल चलते थे। अब यहाँ पर आप ये समझेंगे कि ये जो विविधता है, ये जो इतनी अलग अलग चीजें हैं, ये अलग अलग हुई कैसे हैं। तो ये क्या करते थे, लोग अक्सर यात्राएं करते थे, खेती करते थे, बसने के लिए नई जमीन की तलाश में, या फिर व्यापार के लिए जाया करते थे। अब यात्रा में बहुत ज्यादा समय लगता था, इसलिए ये लोग क्या करते थे, बहुत जगह पर ठहर जाते थे। ऐसे टेंट बनाया और वहीं पर इन्होंने रहना शुरू कर दिया। अब इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते थे। कुछ लोग व्यापार की वजह से जाते थे, कुछ लोग अकाल या सूखा पड़ जाता था उसके कारण अपना घर बार छोड़ देते थे, क्योंकि उन्हें पेट भर तक खाना ही नहीं मिल पाता था। तो वो अलग जगह जाकर बस जाते थे, अलग काम की तलाश कर देते थे। ठीक है, कुछ लोग युद्ध की वजह से भी उन्हें घर छोड़ना पड़ता था। जब वो नई जगह बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आता था, क्योंकि जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो चेंज तो हो ही जाता है। तो उनकी तरह भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता था। मतलब कोई एक जगह रह रहा है, फिर वो दूसरी जगह गया, तो कुछ चीजें वो अपनी करेगा, कुछ चीजें वहां की जो हो रही है उनको, तो वो क्या हो गई, वो एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभर के आई। ठीक है। अब अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलता है कि किस तरह विभिन्न संस्कृतियां प्रभावों को वहां के जीवन और संस्कृति के आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। इस तरीके से क्या होता है, अलग अलग कंट्रीज अलग अलग तरीके की विविधता उनमें होती चली जाती है। अब जैसे कि कुछ लोग होते हैं भौगोलिक स्थिति के कारण भी विविधता उत्पन्न होती है, कुछ समुद्र के पास रहने वाले हो गए या पहाड़ी इलाके में रहने वाले हो गए, इन लोगों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। इन लोगों के कपड़ों में, खान पान की आदतों में, जिस तरीके से वो काम करते हैं वो भी अलग हो जाता है। शहरों में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उनके जीवन भौगोलिक वातावरण से किस तरीके से गहराई से जुड़े हुए हैं। एक अगर शहर में कोई काम कर रहा है, उसका जीवन अलग तरीके का होगा, और कोई अगर गाँव में काम कर रहा है तो उसका जीवन एक अलग तरीके का होगा। ठीक है। अब जैसे कि हम भारत के दो भागों का यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लद्दाख और केरल। ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे कि ये किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अब पहले हम बात करते हैं लद्दाख की। जो लद्दाख है वो जम्मू और कश्मीर में की पूर्व पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। अब यहाँ पर कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताती चलूँगी, आप नोट करते चलिएगा। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में बर्फ के पिघलने पर निर्भर करते हैं कि जब बर्फ पिघलेगी तब हमें यहाँ पर पानी मिलेगा। ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर एक जो शॉल की बहुत ही फेमस ऊन है, वो कौन सी है जिससे पश्मीना शॉल बनता है, वो पश्मीना ऊन है जिससे कि पश्मीना शॉल बनता है। ठीक है। ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जो कि लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करते हैं और जो कश्मीर के व्यापारी हैं उनको बेच देते हैं, और जो कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती है। अब ये आपका पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि पश्मीना शॉल कहाँ पर बुनी जाती है। पश्मीना शॉल कश्मीर में बुनी जाती है। अब यहाँ के जो लोग हो गए वो दूध से बने पदार्थ जैसे कि मक्खन, चीज़ व मांस खाते हैं। हर परिवार के पास कुछ गाय, बकरी इस तरीके की जानवर भी होते हैं। अब रेगिस्तान का मतलब ये नहीं होता है कि व्यापार यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए हैं। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचते थे जिसे आज हम तिब्बत कहते हैं। आपने देखा भी होगा कि नॉर्मली आते हैं, वो कहते हैं कि तिब्बत मार्केट लगी हुई है, वहां से जाके कुछ हम सामान ले जाते हैं। तो वहाँ क्या होता है, वो जो अपने वहाँ के जितने भी उनके कपड़े होते हैं, ऊन के कपड़े होते हैं, क्योंकि उधर की तरफ ऊन अच्छी मिलती है क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है, तो वो उससे बनाए हुए कपड़े इधर की तरफ बेचने के लिए आते हैं। अब ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि भी लेकर चलते थे। अब लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर ये एक पॉइंट आ जाता है कि छोटा तिब्बत किसे कहते हैं, छोटा तिब्बत को किस नाम से जाना जाता है, या लद्दाख को किस और नाम से जाना जाता है। तो ये भी एक पॉइंट आ जाता है कि लद्दाख को छोटे तिब्बत के नाम से जाना जाता है। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ, और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख लद्दाख में गाने, कविताओं पर बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का अर्थ का ग्रंथ जो है वो है केसर सागा, जो कि लद्दाख में काफी प्रचलित है। इसका नाम आपको याद होना चाहिए, ये क्या है, केसर सागा। केसर सागा।
ठीक है। इसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उन पर नाटक खेलते हैं। ठीक है, ये वाली बात हो जाती है आपकी लद्दाख की। अगर हम बात करते हैं केरल की, केरल की अगर हम बात करते हैं तो भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में ये बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे कि काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। अब जैसे कि आपको पूछा जा सकता है कि केरल किस चीज़ के लिए फेमस है, तो केरल है आपका मसाले के लिए फेमस। कौन कौन से मसाले इसमें आ जाते हैं? इसमें आ जाते हैं आपकी काली मिर्च, आपकी आ जाती है लौंग, और आपकी आ जाती है इलायची। ठीक है, इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापार केरल आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे, और भारत में ईसाई धर्म लाने का जो श्रेय है वो उन्हीं को जाता है। अब अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बसे। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ पर आए थे, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ पर बड़ी इज्जत है। मतलब यहाँ पर मुस्लिम समुदाय को की बहुत इज्जत करी जाती है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं, वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचा तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्र का रास्ता जाना था। अब सबसे पहले भारत की खोज किसने करी थी? वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पर पहुंचा था। ठीक है, इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। इसमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म शामिल है। कौन कौन से धर्म आ गए? यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एंड बौद्ध धर्म शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वो चीनी जालों से ही हूबहू मिलते हैं, जिन्हें चीनावला कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? चीनावला। ये भी याद रखने वाला पॉइंट है कि जो मछली पकड़ने के लिए जिस जाल का इस्तेमाल किया जाता है वो किससे संबंधित है, कहाँ से हूबहू मिलता है? तो चीन से मिलता है, और उसको क्या कहा जाता है? उसको चीनावला कहा जाता है। तलने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उन्हें चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात को इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है। केरल की जो उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो मछली, सब्जी, इन सबके साथ क्या खाते हैं? चावल खाते हैं। चावल के लिए वो फेमस है। ठीक है, समझ में आ गया आपको क्या क्या पॉइंट्स नोट करने हैं। अब एक और चीज़ अगर मैं आपको बताती हूँ तो जब हम अभी जो आपका जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका जब हम पेपर डिस्कस करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस किस चैप्टर से क्या क्या पॉइंट्स आए हैं, कहाँ कहाँ पर मैंने क्या क्या चीज़ आपको पढ़ाई थी जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, वो सारी कुछ उसकी वीडियो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जो क्वेश्चन पेपर आया है वो कितने सारे क्वेश्चंस हमारे उससे डायरेक्टली पूछे गए हैं। ठीक है, अब अगर आगे देखते हैं तो जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार का सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया है, क्योंकि ये अलग अलग देश है। चीन से है, वो कुछ अपना प्रभाव यहाँ पर छोड़ गए, तो जो अपनी चीज़ें थी कुछ उनकी चीज़ें थी, फिर एक मिश्रित संस्कृति बन गई। ऐसे ही अरब से आने वाले जितने भी व्यापारी थे उन्होंने भी प्रभावित किया। अब केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन के व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। केरल किसके लिए हो गया? मसालों के लिए। और लद्दाख किसके लिए हो गया? लद्दाख हो गया ऊन के लिए। ठीक है, ये मैचिंग में भी आते हैं। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की ही बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह हमें जाना पड़ता है। ठीक है, तो इसके साथ ही हर कदम के साथ हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहाँ पर हम पहुँचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में भी हम अलग अलग समुदायों के साथ रहते हैं और कुछ चीज़ें उनकी अपना लेते हैं, कुछ अपनी चीज़ों को उन पर होते हुए देखते हैं, तो ये क्या हो जाता है? ये एक घुल मिल जाते हैं रीति रिवाज परंपराओं में। अब विविधता में भी एकता किस तरीके से है? भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों को भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा, क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों में लोग शामिल थे।
उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए, अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि हम भारत में फूट डाल देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी विविधताएं हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपनी चीज़ें करते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों ने भी दिखा दिया कि वे चाहे कितने ही भिन्न हो, लेकिन जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई तो वो सब एक थे। यहाँ पर ये एक कहानी लिखी, पोयम लिखी हुई है, वो आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पंडित नेहरू यहाँ पर भाषण दे रहे हैं। अब यहाँ पर एक और घटना हुई थी जलियांवाले बाग में, हत्याकांड हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि यहाँ पर लोगों को बात करने के लिए बुलाया गया था, मीटिंग के लिए जैसे बुला लेते हैं। निहत्थे लोगों पर यहाँ पर जनरल डायर ने खुलेआम गोलियां चलवा दी थी, बहुत लोग मारे गए थे। और इन सब में हिंदू, मुसलमान, सिख, हर तरीके के ही लोग थे। और ये अंग्रेज़ों की एक नीति थी जिसका विरोध करने के लिए वो यहाँ पर जमा हुए थे। यहाँ पर बहुत सारे लोग घायल हुए थे, उनकी जान गई थी। और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं कि, और जो भारतीय झंडा है उसकी क्या स्टोरी है अगर हम वो जानते हैं, तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। अब पॉइंट यहाँ पर क्या आता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब कौन सी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी किताब लिखी है? इन्होंने किताब लिखी है भारत की खोज में। इनकी बुक का क्या नाम है? इनकी बुक का नाम है भारत की खोज। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की खोज किसने लिखी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, ठीक है। और यह बहुत, इसके अलग अलग विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना, इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया गया। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, तो वो था आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ठीक है। चलिए, ये आपका चैप्टर, यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आप करिए तो आपको चैप्टर एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब से रेगुलर आपकी क्लासेस होंगी, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जो लोग एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ मैं यहाँ पर कराऊंगी। सारे PYQs भी हम साथ ही साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो थैंक यू सो